आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना जो पहले ही वोट ऑन अकाउंट में 80% संकेतक प्रदान कर चुका है, एक ठोस बजट के साथ आएगा, न कि कॉस्मेटिक बजट के साथ। अपने आवास पर एक अनौपचारिक मीडिया बातचीत के दौरान रेवंत ने स्पष्ट किया कि ये केवल पहले के वोट ऑन अकाउंट का विस्तार था और धन आवंटित करने में केंद्र सरकार की विफलता का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ने अपने बजट में आवश्यक धनराशि आवंटित की होती तो अधिक स्पष्टता होती, क्योंकि अधिक संसाधन होते और केंद्र के समर्थन से अधिक विकास परियोजनाओं में योगदान मिलता। जिस तरह से केंद्रीय बजट ने राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, उससे आश्चर्यचकित होकर रेवंत रेड्डी ने महसूस किया कि यदि धन को प्राथमिकता देने के लिए अविकसितता को ध्यान में रखा गया था, तो संकेतकों को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना के 9 जिलों को सबसे पिछड़ा माना जाता है। उन्होंने बताया कि शराब का अधिकतम सेवन भी गरीबी को दर्शाता है। केटीआर द्वारा दिए गए ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने संकेत दिया कि तेलंगाना को पिछले 10 सालों की तरह एक बड़ा शून्य मिल रहा है। रेवंत ने केटीआर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां भाजपा और बीआरएस के बीच स्पष्ट समन्वय का संकेत देता है। राज्य के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि सरकार बजट 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करेगी। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि गरीब तबकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और अर्ध आवासीय और आवासीय स्कूलों में प्ले स्कूल स्थापित किए जाएंगे। मीडिया में बातचीत में भट्टी ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक स्कूल पर कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्च करने और उन्हें कॉरपोरेट शैक्षणिक संस्थानों के बराबर विकसित करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि बिड़ला ओपन माइंड्स स्कूल जैसे सरकारी स्कूल आ रहे हैं और पहले प्रत्येक मंडल में 2 या 3 स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तेलंगाना राज्य सरकार सफेद राशन कार्ड के वितरण के लिए एक नई नीति पेश करने जा रही है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इन कार्डों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। पहले परिवारों को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने, आवासीय स्थलों तक पहुंचने और स्वरोजगार योजनाओं से लाभ उठाने के लिए सफेद राशन कार्ड जमा करना पड़ता था। सरकार अब इस प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त करने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि नई नीति केवल कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों के बाद ही लागू की जाएगी। राज्य नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने पुष्टि की कि सरकार नए राशन कार्ड जारी करने के लिए तैयार है, जो केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रों पर सब्सिडी वाले चावल का लाभ उठाने के लिए मान्य होंगे। कैबिनेट उप समिति नए राशन कार्ड के लिए दिशा निर्देश और पात्रता मानदंड तैयार करेगी। अतीत में पूर्ववर्ती संयुक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीआरएस सरकार दोनों ने कई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सफेद राशन कार्ड रखना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि नवनिर्वाचित कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कृषि ऋण माफी और जल्द ही जारी होने वाली राजीव आयोगी श्री योजना कार्ड का लाभ उठाने के लिए अब सफेद राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जॉब कैलेंडर पर चर्चा की मांग को लेकर बीआरएस के विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। पार्टी ने दोनों सदनों में जॉब कैलेंडर को लेकर स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया। हंगामे के बीच अध्यक्ष गद्दम प्रसाद ने पूर्व मंत्री केटीआर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए कुछ समय लिया। इससे पहले बीआरएस विधायक केपी विवेकानंद गौड़ ने विधानसभा के मीडिया पॉइंट पर मीडिया को संबोधित किया, जहां उन्होंने तेलंगाना के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की कमी पर अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 8 एमपी सीटें जीतने के बावजूद कोई भी पार्टी राज्य के विकास में एक पैसे का भी योगदान देने में कामयाब नहीं हुई है। गौड़ ने बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आई चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जब केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराने में विफल रही। इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के राज्य के अपने संसाधनों का उपयोग करके तेलंगाना के विकास को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। उन्होंने पिछले 1 दशक में कोई वित्तीय सहायता नहीं देने के लिए केंद्र की आलोचना की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने 24-25 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना को वंचित करने के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए बीआरएस और कांग्रेस पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास के लिए बेहतरीन बजट पेश किया और संतुलित तरीके से कल्याण का ख्याल रखा है।
उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण की नींव रखना है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 11.50 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन देश के विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट सभी वर्गों को लाभ पहुंचाता है और आम आदमी, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लोगों से लेकर उद्योगपतियों तक की चिंताओं को संबोधित करता है। उन्होंने कहा कि बीआरएस और कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियां निरर्थक है, क्योंकि केंद्र ने तेलंगाना सहित देश के 150 पिछड़े जिलों के विकास के लिए धन आवंटित किया है। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद में स्थित चिलकुर गांव में लगातार दूसरे दिन तनाव जारी रहा, जब बजरंग दल के सदस्यों ने ध्वस्त मस्जिद के स्थान पर नवनिर्मित ढांचे को गिराने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आधार रखे जाने के बाद चलो मोइनाबाद विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसे सोमवार 22 जुलाई को भूमि हड़पने वालों ने ध्वस्त कर दिया था। बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर बन रहे किसी भी स्थायी ढांचे को गिराने की धमकी दी। मंगलवार को भी बजरंग दल के सदस्य आसपास के एक मंदिर में एकत्र हुए और मस्जिद के पुनर्निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय गाँव के बुजुर्गों के इस आश्वासन के बाद की सीमा पर बाड़ लगा दी गई है और कोई स्थायी ढांचा नहीं बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी शांत हो गए। टीजी वक्फ बोर्ड के अधिकारी, मुस्लिम नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सुबह से ही उस स्थान पर डेरा डाले हुए हैं जहां मस्जिदें जागीरदार थी। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश को भारी भरकम 15,000 करोड़ का पैकेज देने की हर तरफ चर्चा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी टीडीपी सरकार पर हमलावर हैं। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी आज दिल्ली में टीडीपी की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि आज वे सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में थे, कल फिर सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन आज प्रदेश में जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि राज्य में नई सरकार के सत्ता में आने के 50 दिनों के भीतर हालात खराब हो चुके हैं। यहाँ हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। विरोधियों पर हमले लगातार जारी हैं, संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की हालत को लेकर चिट्ठी भी लिखी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जगन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने धरने में मुझे बुलाया। अगर मैं नहीं आता तो जिस तरह की तस्वीरें, वीडियो यहाँ दिखाई गई हैं, मैं उसकी सच्चाई नहीं जान पाता। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद विरोधियों पर हमला नहीं करना चाहिए, विपक्ष को सुना जाना चाहिए, यही लोकतंत्र है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता दर्शन थुगुदीपा की पत्नी विजय लक्ष्मी आज कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात करने गई। दर्शन उनकी मित्र पवित्र गौड़ा और उनके 15 अन्य सहयोगी रेणुका स्वामी हत्याकांड से जुड़े मामले में इस समय जेल में बंद हैं। शिव कुमार ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि ये मुलाकात दर्शन के बेटे विनीश थुगुदीपा के स्कूल में प्रवेश कराने को लेकर थी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा पहले हमारे स्कूल में पढ़ता था और बाद में उसे दूसरे स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब वो चाहती हैं कि उनका बेटा मेरे स्कूल में दोबारा से पढ़े। शिव कुमार ने कहा कि मैंने पहले से कहा था कि मैं इस संबंध में प्रिंसिपल से बात करूंगा, क्योंकि प्रवेश परीक्षा सहित कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या रेणुका स्वामी मामले में उनकी मदद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो पुलिस का मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि विजय लक्ष्मी अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक दर्शन के प्रशंसक रेणुका स्वामी ने गौड़ा को कथित तौर पर अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे अभिनेता नाराज हो गए और कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बजट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता को किस तरह का आश्वासन दिया, लेकिन बजट देखकर तो पता चलता है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट पेश किया गया है। इन लोगों ने स्पेशल स्टेटस की बात की थी, उसको भी नहीं दे पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इतने बड़ा आश्वासन इन लोग ने दिया था। आप बजट देखे तो पता चलता है, जो अपने चेयर बचाने के लिए ये बजट दिया है, या बिहार को भी इन लोग ने स्पेशल स्टेटस के बात किया था, उसको भी नहीं दे पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ किस तरीके से, सबसे बड़ा डिजास्टर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है, इसमें साफ साफ दिख रहा है।
बिहार के साथ किस तरीके से जो इन लोग ने जो बात किया था एक भी पूरा नहीं कर पाया। इस तरीके का जो ऑलरेडी पैकेज चुनाव के पहले लंबे लंबे पैकेज दिया था, जो चुनाव के समय पे जो पैकेजेस जो बीजेपी नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था एक भी अभी तक नहीं दे पूरा नहीं कर पाया। अभी कौन सा पैकेज इन लोग नहीं कर पाएगा, मीन्स कहीं ना कहीं एकदम नया जुमला देने के अलावा इस पैकेज में कुछ नहीं है। ना बेरोजगार युवा के बारे में इन लोग ने कुछ बात कर रही है, उनके लिए किस तरीके के नौकरी लाने। इन लोग ने पेपर लीक सरकार लीक करने में ही बिजी है तो, और किसी के ऊपर इन लोगों को ना सोचे। युवा हो, छात्र हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान, इनके बारे में कोई लेना देना नहीं है। अपने कुछ कारपोरेट कंपनी को बचाने के लिए ये बजट। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।